प्लीज ये मेक श्योर कर दें कि ये वाला यूनिट नंबर 3 आपके पास एलएमएस के ऊपर असाइनमेंट के तौर पे शो हो रहा है आप लोगों को। जिनको शो हो रहा है असाइनमेंट के उस पे लॉजिकल डिडक्शंस के नाम से, प्लीज रेज योर हैंड्स ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जी, लॉजिकल डिडक्शन शो हो रहा है, ठीक है, मुझे समझ लग गई है। हैंड रेज रिमूव कर दें। अच्छा, अब लॉजिकल डिडक्शंस क्या हैं? जिस तरह पीएमसी के सिलेबस के अंदर उसने क्या बताया हुआ था कि एक पैसेज दिया गया होगा और उस पैसेज में से हमने कुछ रिजल्ट्स को कुछ इंफॉर्मेशन को सबसे पहले एनालाइज करना होगा और फिर उसके अंदर जो भी रिजल्ट्स आ रहे होंगे उनके अंदर से जो कंडेंस करने के बाद जो रिजल्ट्स जनरेट होंगे उनकी मदद से हमने क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। लाइकवाइज अगर आप लोग देखें तो जो फर्स्ट पेज है लॉजिकल डिडक्शंस का, उसके अंदर वो यही कह रहा है कि ये हमारे पास सॉर्ट ऑफ लॉजिकल पजल्स होंगी। These are basically logical puzzles. इन पजल्स को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये पजल्स जो हैं इसके अंदर स्टूडेंट ने क्या करना है, he has to analyze the given information. What you are supposed to do is analyze the given information और उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा कंडेंस करना होगा। और कंडेंस करते हुए वो फर्दर कहता है in a suitable form and deduce the result asked in the question. तो वो जो रिजल्ट्स आएंगे उस रिजल्ट्स की मदद से जो भी क्वेश्चंस वो पूछ रहा होगा उसके आंसर देने हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली इसके अंदर एक जो पैसेज दिया गया होगा वो 2 to 3 लाइंस का पैसेज होगा। उसके अंदर कुछ कंडीशंस, कुछ लिमिटेशंस दी गई होंगी। वो जो बातें, तमाम इंफॉर्मेशन बता रहा होगा उसको आपने कंडेंस करना है और उसी कंडेंस किए हुए रिजल्ट को, यानी वो आपने डिड्यूस करना है उससे बहुत सी इंफॉर्मेशन, जो उसी डिडक्शन से आपने क्वेश्चंस का आंसर करना है। So without a further ado, I'm going to narrate the question number 1 से लेके 4 तक, which is actually वही वाला क्वेश्चन है जो कि पीएमसी ने अपने सिलेबस में दिया हुआ है। वो कहता है read the following information to answer the given. There is a family of 6 persons. फैमिली कितनी है हमारे पास? ये जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती जाएगी वो मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा 1 से लेके 4 तक। वो कह रहा है फैमिली, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स। वो 6 पर्सन्स की फैमिली कौन सी है? दैट इज G J B E T, G J B E T। देन फर्दर ही सेज Z। ये वो 6 पर्सन्स की फैमिली है। देयर प्रोफेशंस आर, ठीक है, ये वो पर्सन्स हैं, these are employing, ये वो पर्सन्स हैं और इनके प्रोफेशंस बता रहा है। अब किसी का प्रोफेशन टीचर है, राइटर है, एक्टर है, सिंगर है, डांसर है एंड लॉयर, बट नॉट रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर। तो उन 6 पर्सन्स के रिस्पेक्टिव जो हैं, उनके जो पेशे हैं वो हमें बता रहा है। कोई टीचर है, कोई राइटर है, कोई एक्टर है, सिंगर, डांसर एंड लॉयर, लेकिन रिस्पेक्टिवली इसी ऑर्डर में नहीं है वो। फिर आगे फर्दर वो कह रहा है G इज अ टीचर। तो जो इंफॉर्मेशन आ रही है G इज अ टीचर, तो G इज इक्वल टू टीचर लिख रहा हूं यहां पे। Then further he says Z is a dancer. Z क्या है? Equal to करके लिखूंगा कि Z dancer है। फिर further he says B is neither writer nor actor. B जो है वो मेरे पास ना ही, not equal to कर रहा हूं, B ना ही आपके पास राइटर है और ना ही एक्टर है। तो B ना ही राइटर है ना ही एक्टर है। उसको लिखने का तरीका क्या मैंने शो किया? B is not equal to writer nor actor. E is neither singer nor lawyer. इसी तरीके से E is not equal to singer nor lawyer. E सिंगर भी नहीं है और ना ही लॉयर है। आई होप सो ये क्लियर है। और फिर लास्ट में वो क्या कह रहा है? T is an actor. तो T क्या है? वो बेसिकली एक्टर है। और यहां पे आपके पास लास्ट में कह रहा है J इज अ लॉयर, और J क्या है?
वो लॉयर है। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन यहां पे मैंने लिखी है ये आपको समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। ये जो पैसेज से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ये आपके सामने पैसेज दिया गया होगा, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ये होगी। अगर आप इस तरह लिख लेते हैं तो ठीक है, आपका ही फायदा है, लेकिन मैंने आपको अभी समझाने के लिए लिखा। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग देम हैज अ प्रोफेशन ऑफ लॉयर। तो पैसेज से हमें पता चल रहा है साफ कि J इज इक्वल टू क्या है, लॉयर है। यही पीएमसी के ओरिजिनल सिलेबस का पहला क्वेश्चन था। तो किसका प्रोफेशन लॉयर का है, यानी GJBETZ में से किसका प्रोफेशन लॉयर का है, तो स्ट्रेट अवे आंसर क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। फिर वो कह रहा है हु इज द टीचर अमंग देम, तो टीचर यहां पे कौन है, G इज द टीचर, ये भी स्ट्रेट अवे पता चल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू टीचर से G इज द टीचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विच प्रोफेशन डज E बिलोंग टू। E कह रहा है ना ही सिंगर है ना ही लॉयर है, ठीक है। तो E के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हु इज डांसर अमंग देम, डांसर कौन है, Z इज द डांसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीटा, Z इज द डांसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 इनका तो स्ट्रेट अवे राइट आंसर निकल आया, ये इंफॉर्मेशन लिखने के साथ ही। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर नहीं निकल पा रहा। तो यहां पे याद रखें कि अब यहां पे जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं वो एक पूरा टेबल बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये यूजुअली थोड़ा सा इनिशियली टाइम टेकिंग होगा, लेकिन जब आपकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा तो प्रैक्टिस से आप ये इसको बहुत जल्दी जल्दी इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लग जाएंगे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था उसका राइट आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक पूरा मैट्रिक्स टेबुलर बेस एक टेबल बनाने जा रहा हूं। जो मेरे पास पर्सन्स थे, ये पर्सन्स हैं, और पर्सन्स कौन से थे, G, J, B, E, T, Z। ये सिर्फ अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूं। कोई भी बच्चा मुझसे ये ना पूछे प्लीज कि सर उधर तो हमारे पास 1 मिनट होगा तो 1 मिनट में ये इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। मैं अभी फील्ड वर्क आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। विद इन अ वीक आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इनके क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में है, टेस्ट में है और एलएमएस के टेस्ट के ऊपर है, फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। आप स्ट्रेट अवे टेबल के बगैर भी इनका आंसर्स कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें टेबल बनाना नेसेसरी हो जाता है। ये मैंने उनके पर्सन्स यहाँ पे कॉलम वाइज कर दिए और मैं जो उनके प्रोफेशंस हैं वो ये रो वाइज लिख रहा हूं। तो प्रोफेशंस के अंदर कौन कौन है, दैट इज टीचर ओवर हियर। फिर टीचर के बाद ऑर्डर में लिख लेते हैं जिस तरह उसने यहां पे बताया है, टीचर, राइटर, एक्टर, टीचर, राइटर, एक्टर, सिंगर, डांसर, लॉयर, सिंगर, डांसर एंड लास्ट इज लॉयर। जी टेबल बना रहे हैं और ये टेबल में सिर्फ क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात करनी है, सिर्फ टिक क्रॉस खेलना है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अगर वो क्वेश्चन कुछ और भी पूछ लेता, अभी मैं आपसे पूछता भी हूं, तो वो इस टेबल से ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा जो मैट्रिक्स टेबुलर बेस बनता है ये यहाँ पे मैंने बना दिया। अब जो उसकी जो इंफॉर्मेशन थी जो यहाँ पे साइड पे मैंने लिख दी है आपको समझाने के लिए, वो यहाँ पे प्लेस करता जाता हूं। उसने कहा जी टीचर है, तो जी के ऊपर क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। फिर उसने फर्दर कहा कि जी आपके पास क्या है, डांसर है। जी डांसर है तो डांसर ये लिखा हुआ है, तो जी डांसर के ऊपर टिक कर दूंगा। फिर उसने फर्दर कहा टी इज एक्टर, टी क्या है, एक्टर है, तो टी यहाँ पे, एक्टर यहाँ पे, ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे टिक का निशान लगा दिया। फिर उसने कहा जे क्या है, लॉयर है, जे यहाँ पे है और जे क्या है, लॉयर है, तो वो यहाँ पे टिक लगा दिया। अब यहाँ पे गौर करें कि इन 4 प्रोफेशंस के बारे में पता था, बाकी बी और ई के प्रोफेशन के बारे में नहीं पता था। वो मेरे से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, विच प्रोफेशन डज ई बिलोंग टू, ई का कौन सा प्रोफेशन होगा, ये हम बताने के लिए पूरा टेबल देख रहे हैं। तो हम ई का भी बताएंगे और साथ में अगर बी का भी पूछ लेता तो बी का भी बता देंगे। जी मेरे पास क्या हो गया, टीचर हो गया है और कोई प्रोफेशन उसका नहीं आ सकता, तो वहां पे ये रेड से मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस लगाता जा रहा हूं।
अब जी टीचर हो गया है तो जाहिर सी बात है और कोई टीचर नहीं होगा, यानी जी का मैंने पहले रो वाइज बताया कि जी का और कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता, सिर्फ टीचर ही होगा, तो बाकियों पे मैंने क्रॉस लगा दिया रेड मार्कर से। फिर अगर यहाँ पे देखेंगे पर्सन्स आ रहे हैं तो पर्सन्स में जी बी ई पी जी है, तो किसी और पर्सन का भी प्रोफेशन टीचर नहीं हो सकता, वो कोई और प्रोफेशन होगा। जाहिर सी बात है 6 पर्सन्स हैं और 6 प्रोफेशंस हैं, तो उस लिहाज से ही उनकी एलोकेशन होगी। देन अगेन अगर मैं बात करूं जे की, तो जे भी आपके पास क्या है, अगर मैं रो वाइज देखूं तो जे का और कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता एक्सेप्ट द लॉयर, जिस तरह जी को टीचर मिल गया था प्रोफेशन। फिर इसी तरीके से जे की अगर मैं कॉलम वाइज बात करूं तो बाकी और को लॉयर का प्रोफेशन नहीं मिल सकता क्योंकि वो जे को असाइन हो चुका है। इन द सेम वे जब बी की बात करेंगे तो बी की बात के लिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगाने हैं। तो क्रॉस कैसे लगाएंगे, क्योंकि बी के बारे में प्रोफेशन के बारे में स्ट्रेट अवे नहीं बताया हुआ था, लेकिन वो कह रहा था कि बी इज नॉट इक्वल टू राइटर एंड एक्टर, तो बी राइटर और एक्टर नहीं है। अब ये वाली जो बात है वो मैं किससे इनकॉर्पोरेट करने जा रहा हूं, ब्लू से ही इनकॉर्पोरेट करूंगा क्योंकि मैंने टिक भी ब्लू से लगाए थे। या फिर चले मैंने क्रॉस लगाने हैं तो मैं थोड़ा सा चेंज के लिए ब्लैक से लगा लेता हूं। बी इज नॉट इक्वल टू राइटर एंड एक्टर, बी राइटर भी नहीं है और एक्टर भी नहीं है। ई के बारे में क्या कह रहा था कि वो सिंगर भी नहीं है और लॉयर भी नहीं है, सिंगर भी नहीं है और लॉयर भी नहीं है, तो यहां पे क्रॉस मैं ब्लैक से लगा लेता हूं। तो इज नॉट इक्वल टू सिंगर, तो ये क्रॉस यहां पे लगेगा। ठीक हो गया। अब मजीद आगे जो मैं टी और बी के बारे में कंक्लूड कर सकता हूं कि टी मेरे पास क्या है, एक्टर है, तो डेफिनेटली वो मेरे पास और कोई प्रोफेशन नहीं ले सकता, तो कॉलम वाइज ये और ये क्रॉस हो जाएगा और इन द सेम वे रो वाइज भी ये क्रॉस होता जाएगा। जी मेरे पास क्या था, डांसर था, गिवन था, तो वहां पे भी बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगे क्रॉस आ जाएगा और इसी तरीके से उसकी कॉलम वाइज भी क्रॉस आ जाएंगे। अब यहां पे गौर करें कि मेरे पास दो ही प्रोफेशंस बचते हैं, तमाम क्रॉस हो गए हैं, तो बी के ऊपर एक ही बचता है ऑप्शन, दैट वुड बी, वो टिक कर दूंगा यहां पे, या फिर मैं थोड़ा सा चेंज से करता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये मैं क्या कर रहा हूं, डिड्यूस कर रहा हूं। और यहां पे भी देखें कि ई के लिए सिर्फ एक ही टिक बचता है और उसको भी मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, बॉक्स के अंदर कर रहा हूं और ये जाहिर कर रहा हूं कि यहां पे डिडक्शंस कर रहा हूं। तो बी का प्रोफेशन क्या हो जाएगा फिर इन दिस वे कि बी आपके पास सिंगर होगा और ई का प्रोफेशन क्या हो जाएगा, फिर राइटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो राइटर हो जाएगा। ये जितना भी मैंने टेबल बनाया है इसके अंदर सिर्फ टिक और क्रॉस की बात की है और कुछ भी इजाफी बात नहीं की। सिंस इट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो मे बी इनिशियली आपको थोड़ा सा मसला हो कि सर ये इतना बड़ा टेबल कैसे बनाना होगा, ये कैसे बनाएंगे, तो वही मैं इनिशियली थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि आप लोग इसके क्वेश्चंस को इजीली विद इन 1 मिनट भी सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अब देन अगेन क्वेश्चंस है कोई? एहसान अहमद, क्वेश्चन है? सर आई हैव अ 3 क्वेश्चन, पर मेरा क्वेश्चन ये तो मुझे समझ आ गई सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि जो लॉजिकल रीजनिंग की बुक आई है तो वो हमें परचेज करना नेसेसरी है या फिर ये हैंड आउट्स इनफ है, मतलब सेम वही चीज उधर है? नहीं, वो बुक्स परचेज कर लो भाई, क्योंकि उस लॉजिकल रीजनिंग की बुक्स के अंदर जो है हमने बहुत से एडिशनल टॉपिक्स भी ऐड किए हैं। एडिशनल टॉपिक्स मतलब एडिशनल क्वेश्चंस। लाइकवाइज वो लेटर एंड सिंबल सीरीज का जो क्वेश्चन था उसके सिंबल सीरीज के अंदर हमने 50 क्वेश्चंस कर दिए हैं, जबकि हैंडआउट्स में 20 क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के। फिर उसके बाद आगे अगर हम देखें तो इसी तरह लॉजिकल डिडक्शंस के अंदर 30 क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के, बुक के अंदर 45 तक एक्सटेंड कर दिए हैं हमने। तो बुक लाजमी परचेज करनी है सबने, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, ये नोट करना। जब हमने ना उनसे पूछा तो वो कह रहे कि आप लोगों को पूरा सेट ही परचेज करना पड़ेगा, इसकी सेपरेट बुक नहीं मिलेगी आपको। एहसान, अब ये मसला जो है ये किप्स की पॉलिसी है, अब इसमें एज ए टीचर मैं कुछ नहीं कर सकता। एक इदारा अगर आपको अपनी पॉलिसी बता रहा है कि पूरा सेट ही परचेज करना पड़ेगा तो पूरा सेट ही परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज को एंडोर्स तो नहीं करता बीइंग अ पार्ट ऑफ किप्स, लेकिन अगर आपको कोई फ्रेंड या कोई भी सोशल सर्कल में कोई भी बंदा अगर आपका ये बुक परचेज कर लेता है, पूरा सेट फॉर एग्जांपल परचेज कर लेता है, तो उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग की भी तो बुक आएगी। तो उस लॉजिकल रीजनिंग की बुक को फॉर द टाइम बीइंग अपने पास रख लेना और तुम्हें बेहतर पता है उसके साथ क्या करना है ताकि तुम एक पूरी
अपनी एक बुक निकाल सको। तो फिर यही एक तरीकेकार हो सकता है, लेकिन मैं इसको एंडोर्स नहीं करता, क्योंकि अगर गिब्स ने कहा हुआ है पूरा सेट लेना है तो पूरा सेट ले लो भाई। और सर लेकिन सर दूसरा रास्ता भी तुम्हें बता दिया मैंने। और सर ये ना जो गिब्स की बुक में इन्होंने एक एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड किया था मिसलेनियस का, एग्जैक्टली। तो वो मैंने पूछा था, वो भी हमने करना है? हाँ हाँ, वो भी करेंगे। वो जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स का जो यूनिट पूरा ऐड किया है ना, वो सिर्फ हमने इसी वजह से ऐड किया है कि पीएमसी के अंदर अगर अदर देन लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत से टॉपिक्स आ जाते हैं, उसने सिर्फ गिने चुने उसने 6 टॉपिक्स यहाँ पे बताए हैं, तो हम सिर्फ वो 6 टॉपिक्स पढ़ाएंगे ना, सिर्फ उसके साथ साथ वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई मसले हुए, पहले एट द फर्स्ट प्लेस आपको डिस्कस करना होगा, खुद ही सॉल्व करना होगा, फिर कोई मसले होंगे तो वो उसकी क्वेरीज को मैं एंटरटेन कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। अलीना गफूर क्वेश्चन है जी। अलीना, अलीना क्वेश्चन पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने पूछना था कि आपने जो ई में जो सिंगल, आवाज नहीं आ रही। There is something wrong with the voice. हेलो। हाँ जी, अब आ रही है सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। सर मैंने पूछना था कि जो ई में सिंगर वाला ब्लॉक है, ई रो में जो सिंगर वाला ब्लॉक है, सिंगर वाला, वहां पे आपने क्रॉस क्यों लगाया, और राइटर में बी में राइटर वाले में क्रॉस लगाया क्यों है? वहां पे तो कोई टिक नहीं था। बी में राइटर वाले में क्रॉस क्यों लगाया है? हाँ जी। हाँ जी, तो वो यही कह रहा है ना, उसने गिवन इंफॉर्मेशन में यही कहा हुआ था कि बी इज नॉट इक्वल टू राइटर नॉर एक्टर, यानी बी राइटर नहीं हो सकता और एक्टर नहीं हो सकता। ऊपर जो इंफॉर्मेशन दे रहा था वो कह रहा था जी टीचर है, बी डांसर है, टी एक्टर है, जे लॉयर है। गौर करो तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज किया हुआ है इन चारों के लिए, बट बी और ई के लिए मैंने नॉट इक्वल टू का साइन यूज किया हुआ है, यानी बी राइटर और एक्टर नहीं हो सकता, ये उस पैसेज में गिवन है। तो बी राइटर और एक्टर मैंने क्रॉस लगा दिया। ई सिंगर और लॉयर नहीं हो सकता, मैंने सिंगर पे भी क्रॉस लगा दिया, लॉयर पे भी क्रॉस लगा दिया। ओके सर, वो असल में नेटवर्क प्रॉब्लम थी ना, इस वजह से नहीं समझ आई। और सर मैंने एक ये भी बात बतानी थी कि मैंने बुक्स का पूरा सेट मंगवाया, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग की उन्होंने बुक भेजी नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग की बुक उन्होंने अगर नहीं भेजी ना, तो वो सब बच्चों को यही कमिट कर रहे हैं कि अभी आपके पास ये बुक्स आप परचेज कर लें, और उसके अंदर जो आपने पेमेंट करती है वो लॉजिकल रीजनिंग की भी है। अब लॉजिकल रीजनिंग की बुक पब्लिश होकर आ गई है, वो बारी बारी सबको डिलीवर करते जाएंगे। जिन्होंने पूरी बुक्स का सेट की पेमेंट की भी है, उसके अंदर एक बुक मिसिंग है, आई थिंक सो 9 का एक पूरा सेट है, तो एक 10th बुक जो लॉजिकल रीजनिंग की है वो मिसिंग है, वो भी मिल जाएगी। जी मोहम्मद हुसैन क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। जी सर, मैंने ये पूछना था कि इसमें हमने खुद अज्यूम किया कि ये एक ही प्रोफेशन हो सकती है, या फिर ये क्वेश्चन में पहले का था बताया वजह? किसकी प्रोफेशन के बारे में? मतलब एक पर्सन का एक ही प्रोफेशन हो सकता है, ये इन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ था, या फिर हमने वैसे अज्यूम करना है? नहीं, ये क्वेश्चन के अंदर, पैसेज के अंदर अगर देखो, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्संस, देयर प्रोफेशंस आर। अब हर एक बंदे का एक ही प्रोफेशन हो सकता है ना, वो दो प्रोफेशंस तो नहीं कर सकता। अगर दो प्रोफेशन करने भी होते तो वो उसके अंदर मेंशन करता। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हर एक पर्सन का एक ही प्रोफेशन होगा और उसी प्रोफेशन के साथ डील किया जाएगा, क्योंकि 6 पर्संस हैं और 6 ही प्रोफेशंस हैं। आमना जी क्वेश्चन पूछें, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने जा रहा हूं। सर ये जो 4 हमें ऑप्शंस दिए होंगे, मतलब ये 4 क्वेश्चन है, तो चारों के नंबर अलग-अलग होंगे, ये एक ही क्वेश्चन कंसीडर होगा? ये नहीं, ये अलग क्वेश्चन इसके मार्क्स होंगे। यानी कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि एक पूरा पैसेज अगर दे देता है तो उस पैसेज में से एक क्वेश्चन अगर वो पूछे तो वो थोड़ी बहुत ज्यादती लगती है, क्योंकि ये सारी वर्किंग करना, इस वर्किंग से फिर एटलीस्ट उसको 2 सवाल तो पूछने चाहिए थे, लेकिन उसने फिर भी एक ही पूछा है। तो अगर वो एक भी पूछता है तो चलो ठीक है, लॉजिकल डिडक्शंस में इसी तरह ही है कि डिड्यूस करना होगा, कुछ में टेबल्स बनाना होगा और कुछ में बहुत सी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए आंसर तक पहुंचना होगा। तो इन चारों के अलग अलग मार्क्स होंगे डेफिनेटली। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन उसने नहीं पूछा
वो क्वेश्चन ये भी तो हो सकता था कि अब अगर उसने पूछ लिया है विच प्रोफेशन डज ई बिलोंग टू, तो हमने उसको बता दिया कि वो क्या होगा, राइटर होगा। फिर वो ये भी तो पूछ सकता था विच प्रोफेशन डज बी बिलोंग टू, तो कौन सा प्रोफेशन बी का होगा, तो बी का प्रोफेशन यहां से स्ट्रेट अवे पता चल रहा है कि सिंगर का होगा। और मैं ये बात बता दूं कि ये आज पहली क्लास है, पहली क्लास के अंदर अगर आप लोगों के पास अपना रजिस्टर और लेड पेंसिल और रबर और शार्पनर नहीं है तो कल से लेकर बैठना शुरू कर दें। और ये जो क्वेश्चन मैंने सारा यहाँ पे टेबल पे बना के करवाया है, कॉलम वाइज मैंने यहाँ पे पर्सन्स लिए हैं और रो वाइज मैंने उनके प्रोफेशंस लिए हैं, और जो इन्फॉर्मेशन वो मुझे देता रहा मैं यहाँ पे टिक क्रॉस से उसकी मदद से उसको अरेंज करता रहा, डिड्यूस करता रहा, रिजल्ट बनाता रहा। तो ये मेरी इस क्लास के बाद आपने इसकी प्रैक्टिस एटलीस्ट एक दफा लाजमी करनी है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, उसकी भी प्रैक्टिस, और फिर थर्ड करवाऊंगा, उसकी भी प्रैक्टिस। फिर 3 क्वेश्चंस घर से करने के लिए दूंगा और कल आके पहले उनको डिस्कस करूंगा। अगर आपने किए हुए होंगे तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो आई थिंक सो आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अलीजा, क्वेश्चन है। अलीजा क्वेश्चन है। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, बहुत ही शोर के साथ आ रही है, आप क्वेश्चन पूछो बच्चे। तो जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था ना, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली उससे रिलेटेड है। अब मैं पूछ सकती हूँ अभी? नहीं, उसको थोड़ा सा होल्ड पे रख लो, क्योंकि वो 24/7 हमारा एक टीचर बैठा होता है ऑनलाइन सपोर्ट के ऊपर, आप उससे जाके कंसल्ट कर सकती हो। अभी जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो चलो ठीक है, थैंक यू। जी आमना शबीर सबा, क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो टिक्स किए हैं कि जो ई का प्रोफेशन है वो राइटर है, सर हम लास्ट पे सर लास्ट पे अगर कोई कॉलम बच्चा है जिसपे कोई भी क्लास नहीं हो तो फिर हम उसको ऑटोमेटिक टिक कर देंगे, आपने इस हिसाब से यहाँ पे टिक लगाई है? नॉट एट ऑल, मुझे जो उसने इंफॉर्मेशन दी थी मैंने उसके हिसाब से लगाए हैं। मैंने अपने पास से इजाफी कुछ भी नहीं किया, जो मुझे वो कह रहा था उसके अकॉर्डिंगली कर रहा था। हाँ, मैंने सिर्फ ये किया है कि एक बंदे का एक ही प्रोफेशन हो सकता है, तो उसके अलावा जितने भी प्रोफेशंस रह जाते थे दूसरे बंदों के लिए मैं उनके ऊपर क्रॉस लगाता जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा जी टीचर है, तो अब जी टीचर अगर हो गया है तो जी राइटर नहीं हो सकता, एक्टर, सिंगर, डांसर, लॉयर नहीं हो सकता, उन सारों पे मैंने क्रॉस लगा दिए। और अगर जी टीचर हो गया है तो बाकी दूसरे बंदों में से भी कोई टीचर नहीं हो सकता था, तो वहां पे भी क्रॉस लगा दिए। तो जितनी इंफॉर्मेशन वो मुझे दे रहा था उसके अकॉर्डिंगली मैं बाकी जो कंडेंस कर रहा था रिजल्ट या फिर डिड्यूस कर रहा था, वो इस लिहाज से कर रहा था कि एक पर्सन का एक ही प्रोफेशन होगा, बाकी नहीं हो सकते, इस वजह से क्रॉस लगा दिया। तो 4 पर्सन्स का तो उसने ऑलरेडी 4 पर्सन्स का तो उसने ऑलरेडी बताया हुआ था प्रोफेशन, जी, जी, टी और जे का। तो मैंने 4 टिक लगाए हैं जो कि ब्लू से शो कर रहा हूं, 1 2 3 4। फिर उसके बाद उसने कहा कि बी इज नॉट अ राइटर नॉर अ एक्टर, तो बी इज नॉट अ राइटर नॉर अ एक्टर, वहां पे मैंने ब्लैक से क्रॉस किया। और फिर ई इज नॉट अ सिंगर लॉयर, और ई मेरे पास ना ही सिंगर है ना ही लॉयर, वहां भी मैंने ब्लैक से टिक किया। बाकी जितने भी मैंने क्रॉस किए हैं वो सारे मैंने रेड से किए हैं। ये ब्लैक से क्रॉस करने का मकसद ये था कि ये वो वाली इंफॉर्मेशन इंपोज कर रहा हूं जो कि मुझे गिवन पैसेज में गिवन थी, ठीक है, उसने वहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई थी। बाकी जितने भी क्रॉस किए हैं ये मेरी सारी अपनी डिडक्शंस है जो कि इस टेबल में मैंने की है। दूसरा पैराग्राफ करते हैं। आई होप सो कि आपको मजीद और समझ आ जाएगी कि इसके अंदर करना क्या है। जी नेक्स्ट पैराग्राफ है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5 to 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 to 7 में he is saying Rizwan and Kashif are good in hockey and volleyball. Saeed and Rizwan are good in hockey and baseball. Ghafoor and Kashif are good in cricket and volleyball. Saeed, Ghafoor and Muneeb are good in football and baseball. Questions क्या पूछ रहा है? Who is good in hockey, cricket and volleyball?
अब देन अगेन इसके अंदर भी उसी लिहाज से जो उधर टेबल मैंने बनाया है यहाँ पे भी वही टेबल बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो लेड पेंसिल, शार्पनर और इरेजर अपने पास संभाल के रखें और साथ साथ टेबल बनाते जाएं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रो वाइज कॉलम वाइज प्लेयर्स कंसीडर कर रहा हूँ और प्लेयर्स मेरे पास कौन कौन से हैं उनके नाम इस दफा दे रहा है। वो प्रीवियस के अंदर तो वो पर्सन के नाम को अल्फाबेट से शो कर रहा था, अब यहाँ पे वो पर्टिकुलरली नेम्स बता रहा है। तो रिजवान को मैं आर से शो कर सकता हूँ, काशिफ को मैं के से शो कर सकता हूँ, हॉकी को गफूर को मैं जी से शो कर सकता हूँ और सईद को एस से शो कर सकता हूँ और मुनीब को एम से शो कर सकता हूँ। लकीली यहाँ पे मेरे पास वो तमाम नाम हैं जिनके सारों के इनिशियल्स क्या हैं वो डिफरेंट है, तो मुझे पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। रिजवान को आर से शो कर रहा हूँ, काशिफ को के से शो कर रहा हूँ और सईद को एस से शो कर रहा हूँ। देन आई एम हैविंग गफूर एंड मुनीब, गफूर को जी से शो कर रहा हूँ और मुनीब को एम से शो कर रहा हूँ। जस्ट इन केस अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ नेम्स ऐसे आ जाते जो कि क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे, उनके इनिशियल्स ओवरलैप कर रहे होते थे, तो जिस तरीके से लॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर वो पॉकेट्स और पाउचेस सेम इनिशियल से आ रहे होते थे, तो हम थोड़ा सा आगे उसका मजीद लिख देते थे। जिस तरह पॉकेट्स में पी के टी एस लिख देते थे और पाउच में पी ओ यू सी लिख देते थे, तो इसी तरीके से हम इनको भी फिर चेंज कर सकते हैं। बट कॉलम वाइज मेरे पास प्लेयर्स आ गए हैं और मेरे पास रो वाइज उनके जो वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वो आ जाएंगे। तो वो स्पोर्ट्स क्या खेल रहे हैं, हॉकी, वॉलीबॉल, ये हॉकी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फिर कह रहा है बेसबॉल खेल रहे हैं। ये मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा ही लिख रहा हूं, लेकिन आप एच लिख सकते हैं या HOC लिख दें सिर्फ, ठीक है। और वॉलीबॉल के लिए सपोजिंगली इसको भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, तो V डॉट बॉल कर देते हैं। बेसबॉल के लिए इसी तरीके से B डॉट बॉल कर देते हैं। जितना टाइम बच सकता है इनिशियल से हम उतना बचाएंगे। तो हमारे पास हॉकी आ गया, वॉलीबॉल आ गया, बेसबॉल आ गया, क्रिकेट आ गया। क्रिकेट को मैं CRIC से शो कर रहा हूं और फिर उसके बाद लास्ट मेरे पास जो प्ले है, स्पोर्ट्स है, दैट इज फुटबॉल। तो फुटबॉल को इस तरीके से शो कर रहा हूं। अब यहाँ पे भी उसी तरीके से एक टेबुलर बेस टेबल बनेगा और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम करते जाएंगे। तो ये साथ साथ बनाते जाइएगा, क्योंकि एक भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर से मिस होती है ना तो फिर वो सारा एक जो तसलसल होता है वो टूट जाता है। तो ये मैंने पूरा एक टेबल बना दिया, ये स्पोर्ट्स आ गए, ये प्लेयर्स आ गए। अब उसकी गिवन इंफॉर्मेशन को यहाँ पे प्लग इन करने की कोशिश करता हूँ। तो वो मेरे पास जो पहली इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट इज रिजवान एंड काशिफ आर गुड इन हॉकी। रिजवान और काशिफ क्या है, वो गुड इन हॉकी हैं। रिजवान और काशिफ यानी पहले दो पर्सन वो गुड इन हॉकी हैं और किसमें है, वॉलीबॉल में। गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल, तो दोनों के ऊपर टिक लग जाएगा, हॉकी एंड वॉलीबॉल। रिजवान और काशिफ दोनों ही गुड हैं किसमें, हॉकी और वॉलीबॉल में। सईद एंड रिजवान आर गुड इन हॉकी, बेसबॉल। सईद और रिजवान दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हॉकी में और बेसबॉल में क्या है, गुड हैं। तो पहले मैं सईद के रिस्पेक्टिव से देख लूंगा कि सईद हॉकी और बेसबॉल में गुड है। सईद कहां पे है, यहाँ पे है, और हॉकी में और बेसबॉल में क्या है, गुड है। फिर इसी तरीके से जो दूसरा नाम था दैट इज रिजवान, रिजवान भी क्या है, हॉकी और बेसबॉल में गुड है। तो रिजवान हॉकी में तो ऑलरेडी गुड हुआ है और बेसबॉल में भी उसको गुड कर देंगे। डबल टिक तो लगाने से रहे, अगर टिक पहला लग गया है तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर ही फर्दर सेज गफूर एंड काशिफ आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। तो पहले गफूर के रिस्पेक्टिव से देख लेंगे कि गफूर क्रिकेट और वॉलीबॉल में गुड है। तो गफूर क्रिकेट यहां पे गुड है और फिर वॉलीबॉल में गुड है। फिर विद रिस्पेक्ट टू काशिफ देख लेते हैं, काशिफ आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। काशिफ भी क्रिकेट और वॉलीबॉल के अंदर वो पहले ही गुड हुआ है तो दोबारा टिक लगाने की जरूरत नहीं है। देन ही फर्दर सेज सईद, गफूर एंड मुनीब आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल। सईद के रिस्पेक्टिव से पहले देख लेते हैं कि सईद फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छा है। तो सईद कहां पे है, यहां पे है, फुटबॉल में और बेसबॉल में अच्छा है। बेसबॉल में ऑलरेडी वो टिक लगा हुआ है। फिर विद रिस्पेक्ट टू जो दूसरा नाम था गफूर का, तो गफूर इज गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल। तो गफूर इज गुड इन फुटबॉल, यहां पे आ जाएगा टिक, और बेसबॉल यहां पे आ जाएगा टिक।
फिर लास्ट मेरे पास नाम था मुनीब आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल। मुनीब आर गुड इन फुटबॉल एंड अ बेसबॉल, तो यहां पे टिक लग जाएंगे। तो ये मैक्सिमम जो टिक्स जो उसने बताए हुए थे उसके अकॉर्डिंगली हमने लगा दिए। अब क्रॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम इजीली क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। हु इज गुड इन हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, वो मेरे से पूछ रहा है कौन सा एक प्लेयर ऐसा है जो कि एट द सेम टाइम हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छा है। तो हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल में तो गौर करें मेरे पास वो पर्सन रिजवान है। हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल, सॉरी हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में वो पर्सन काशिफ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में जो पर्सन गुड है दैट इज काशिफ ओवर हियर। तो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सबको भी रैंडमली अगर चेक करेंगे कोई किसी में अच्छा होगा और किसी में नहीं अच्छा होगा जो उसने बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हु इज गुड इन बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। अब 4 स्पोर्ट्स बता रहा है और चारों के लिहाज से वो पूछ रहा है। तो स्टेट अवे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि गफूर भाई साहब जो हैं वो इन 4 के अंदर गुड हैं। वो 4 कौन से हैं? बेसबॉल, जी बेसबॉल में गुड है, जी हाँ। फिर सेकंड में कह रहा है क्रिकेट, जी क्रिकेट में भी गुड है। फिर वो कह रहा है वॉलीबॉल, जी वॉलीबॉल में भी गुड है। और फिर वो कह रहा है फुटबॉल, तो उसमें भी गुड है। तो मेरे पास दूसरे का राइट आंसर यानी इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गफूर भाई साहब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हु इज गुड इन बेसबॉल, वॉलीबॉल एंड हॉकी। कौन सा ऐसा पर्सन बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी में गुड है? तो अगर रिजवान को देखें तो स्ट्रेट अवे पता चल रहा है कि हॉकी, वॉलीबॉल और बेसबॉल, और उसने भी यही बताया हुआ था कि बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी। तो वो कौन सा पर्सन है? रिजवान होगा जो कि इन तीनों में अच्छा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट वुड बी चार्ली, रिजवान हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई मसला परेशानी है किसी को तो वो पूछ सकता है। ओके, अगर कोई मसला परेशानी नहीं है तो मैं नेक्स्ट के अंदर सिर्फ आप लोगों के लिए यहां पे टेबल बनाने जा रहा हूं। उसके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर फिर आप लोग करेंगे। इनफैक्ट 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं। तो मैं सिर्फ टेबल आप लोगों को बना के दे रहा हूं, उसको फिलअप आप लोगों ने करना है और मैं जिस से क्वेश्चन पूछता जाऊंगा उसका मुझे आंसर चाहिए। चलें, मैं टेबल बनाने में सिर्फ हेल्प कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 says, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है there is a group of 5 students A, B, C, D and E from Kipps College. B and E are good in dramatics and computer science. A and B are good in computer science and physics. A, C and D are good in physics and history. A and C are good in physics and mathematics. D and E are good in history and dramatics. अब यहाँ पे हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 स्टूडेंट्स के बारे में वो बता रहा है उनकी खसूसियत, उनकी खासियत क्या है कि कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट्स आ जाएंगे कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और ड्रामेटिक्स, और स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स को इसी तरीके से हम कॉलम वाइज एडजस्ट कर देते हैं। तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास कॉलम वाइज आ जाएंगे। अब कोई बच्चा मेरे से ये पूछता है कि सर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि स्टूडेंट्स को या नंबर ऑफ पर्संस को कॉलम वाइज रखना? नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ये मेरा तरीकेकार है। अगर आपका तरीका ये कहता है कि आपका दिल नहीं कर रहा कि स्टूडेंट्स को कॉलम वाइज रखा जाए, चले रो वाइज रख लें, और बाकी जो दूसरा जो मेरे पास यहाँ पे जो भी होगा कमोडिटी होगी उसको आप क्या रख लें? कॉलम वाइज रख लें, आई डोंट माइंड। लेकिन वो फिर टिक एंड क्रॉस की जो गेम है अगर तब भी आपसे हो जाती है वेल एंड गुड, वो आप अपने एंड पे ट्राई कर लीजिएगा। अगर नहीं करना चाहते तो फिर मेरा मेथड ही ऑप्ट कर लें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वैसे। जी, ये मेरे पास पर्सन स्टूडेंट्स आ गए 1 2 3 4 और ये 5 स्टूडेंट्स, और ये उनके क्या चल रहे हैं? उनके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं जो कि मैं अब रो वाइज लिख रहा हूं। तो ये सब्जेक्ट्स आ गए, और सब्जेक्ट्स में कौन कौन से हैं मैं उसकी भी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं। सबसे पहले क्या है? ड्रामेटिक्स, DRAM, ड्रामा से लिख देता हूं। फिर दूसरे में मेरे पास क्या है? कंप्यूटर साइंस है, ये कंप्यूटर साइंस आ गया। फिर थर्ड में मेरे पास क्या है? इट इज फिजिक्स, फिजिक्स को PHY से लिख लेता हूं। फिर मेरे पास क्या आ रहा है?
हिस्ट्री आ रहा है, और देन लास्ट में मेरे पास क्या आ रहा है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को मैं मैथ से ही लिख लेता हूं। तो ये मेरे पास पूरा टेबल बन गया है। अब उसकी जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे प्लेस करना है और कुछ भी नहीं करना, और क्वेश्चंस के आंसर करने। तो गिवन इंफॉर्मेशन सेज कि आपके पास देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स, बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। बी और ई जो है वो अच्छे हैं ड्रामेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में। तो ये आगे पहले क्या कहता है, 2 स्टूडेंट्स के नाम लेता है, बी और ई, और वो कहता है ये दोनों ही अच्छे हैं किसमें, ड्रामेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में। तो पहले मैं बी को अच्छा कर देता हूं ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में। तो बी ड्रामेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में गुड है, तो इसका मतलब है टिक लगा देता हूं सिर्फ, और कुछ नहीं करना। फिर विद रिस्पेक्ट टू ई भी देख लेता हूं, क्योंकि बी एंड ई दोनों का कहा हुआ था उसमें। तो ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, तो ई भी क्या है, ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में अच्छा है। Then I am having further next information, A and B are good in computer science and physics. तो A कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स पे टिक लग जाएगा, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स पे टिक लग गया। और B के बारे में भी यही है, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस में पहले ही टिक आ रहा है तो फिजिक्स के ऊपर टिक लगा देंगे। फिर उसके बाद कह रहा है A, C and D are good in physics and history. A फिजिक्स और हिस्ट्री में भी अच्छा है, फिजिक्स पे पहले ही लगा हुआ तो हिस्ट्री पे लगा देंगे जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ। सी भी फिजिक्स और हिस्ट्री में अच्छा है, सी फिजिक्स और हिस्ट्री में अच्छा है तो टिक लगा दिए। फिर उसके बाद फर्दर क्या कह रहा है, डी बी, डी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, डी भी फिजिक्स और हिस्ट्री में अच्छा है, फिजिक्स और हिस्ट्री में अच्छा है तो यहाँ पे टिक लग गए। फिर उसके बाद फर्दर ही सेज ए एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ए जो है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अच्छा है तो मैथमेटिक्स में भी टिक लग गया। और सी के बारे में भी यही ख्याल आता है उसके, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो सी फिजिक्स में पहले ही टिक है और मैथमेटिक्स में गुड हो जाएगा। डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, डी और ई हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स में, डी हिस्ट्री पे टिक लगा हुआ है और ड्रामेटिक्स के ऊपर भी आके टिक लग जाएगा। और फिर ई के बारे में भी यही कह रहा था कि हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स, तो ई के बारे में हिस्ट्री आ जाएगा और ड्रामेटिक्स पे पहले से ही टिक लगा हुआ है। सो दिस इज द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो कि मैं पूरे कंप्लीट टेबल के अंदर फिल कर सकता था और वो मैंने फिल भी कर दी। Now can I move towards the question? Yes, I can. चलें, अगर आप करना चाहते हैं तो ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है, बाकियों के ऊपर अगर क्रॉस लगाना चाहते हैं तो लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे वो पहले क्वेश्चन के अंदर ही क्रॉस लगाना था, जरूरी था, क्योंकि एक बंदा एक ही प्रोफेशन से बिलोंग करता है। जी, पहले क्वेश्चन का कोई आंसर बताएगा? हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स? मोमिना इशफाक, क्वेश्चन का आंसर करें। डेल्टा। Who is good in physics, history and dramatics? तो physics, history and dramatics में से कौन? डेल्टा आप कह रही हैं? E, physics, D, स्टूडेंट डी, स्टूडेंट डी, स्टूडेंट डी। जी बिल्कुल ठीक है। तो उसने 3 प्रोफेशंस कौन से बताए थे, 3 सब्जेक्ट सॉरी कौन से बताए थे? फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। क्रॉस चेक करते हैं, फिजिक्स ये आ गया टिक, हिस्ट्री ये आ गया और ड्रामेटिक्स ये आ गया। तो तीनों को कौन कवर कर रहा है? डी ही, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। तो डेल्टा नहीं, चार्ली राइट आंसर है। ठीक हो गया जी। देन आई एम हैविंग क्वेश्चन नंबर 9। निम्रा नईम, आंसर करोगी क्वेश्चन नंबर 9 का? हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस? सर स्टूडेंट सी। स्टूडेंट सी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। जी चेक करते हैं जो वो कह रहा है। हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स? फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में ये सी गुड है बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। यस, नॉट इन कंप्यूटर साइंस। यहां पे क्रॉस ही, अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो इट इज ऑब्वियस कि क्रॉस ही है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा जी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइएगा। नाउ आई एम हैविंग रबिया आरिफ। रबिया क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 10 का। हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स? स्टूडेंट ई। स्टूडेंट ई, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स के अंदर ई ही क्या है, गुड है, तो बिल्कुल ठीक जवाब हो गया। डेल्टा ई इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कौन करेगा? सबाहत अकमल। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट 11 का राइट आंसर बताएं। हु इज गुड इन हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स? सर अल्फा, ए वाला स्टूडेंट, यानी ए उसके ऊपर आ रहा है और ए के ऊपर क्या क्या कह रहा है कि हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस।
हिस्ट्री के ऊपर टिक है, फिजिक्स के ऊपर टिक है, कंप्यूटर साइंस के ऊपर टिक है एंड मैथमेटिक्स के ऊपर टिक है, बात बिल्कुल ठीक है उसके अकॉर्डिंगली। तो हु इज गुड? यस, ए इज गुड। लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। आई कैन सी एनी ऑफ द बॉय। एहसान, समझ आ रही है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बीटा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो लास्ट रह गया है, दैट इज बीटा। उसी के रिस्पेक्टिव से वो पूछ रहा है हु इज गुड इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, तो वो बी ही बचता है, तो बीटा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो आगे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 छोड़ दो, 15 मैं करवाऊंगा। आगे जो दो क्वेश्चंस हैं 13 और 14 वो ऐसे होम असाइनमेंट के तौर पे ले लो, उनको उनकी प्रैक्टिस करना। तो 13 और 14 कल आके पहले मैं डिस्कस वो करूंगा और उसके बाद फिर मैं 15 करवाऊंगा और फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ मूव कर दूंगा। क्लियर है टॉपिक? कोई मसला परेशानी किसी को? नो सर। ठीक है, तो चले आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ये बात याद रहे कि जब बुक आएगी आप लोगों के पास तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमने कुछ एडिशन की है यूनिट नंबर 1 में, जिसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। ये यूनिट नंबर 1 है। इस यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने 50 क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं, वो फिगर सीरीज के। अगर ये कैमरे में आपको शो हो रहा है तो ये फिगर सीरीज के 50 क्वेश्चंस 20 से बढ़ा के 50 कर दिए हैं, तो 30 क्वेश्चंस का यहाँ पे इजाफा किया है। फिर इसी लिहाज से कुछ इंक्रीज हमने अल्फाबेटिकल के अंदर, ये टेबुलर बेस जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं एक टेबल की बेस के अंदर, तो वो भी हमने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। फिर इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो कि बेस करते हैं एक फिगर्स के ऊपर, जिसके अंदर वो कोई भी मिसिंग नंबर आपसे वो पूछ रहा होता है और वो ज्योमेट्रिकल शेप्स कोई आ रही हैं, सर्कल आ रहा है, कोई ट्रायंगल आ रहा है। तो ये आप लोग बुक्स जब आपको मिलेंगी तो आपने पहले यूनिट में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है जो भी चेंजिंग है, जो भी एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो कि अल्फाबेट्स के अंदर इंक्रीज किया है 5 क्वेश्चंस को, और न्यूमेरिकल के अंदर इंक्रीज किया है 5 क्वेश्चंस को, और सिंबल सीरीज के अंदर 30 क्वेश्चंस को इंक्रीज किया है। तो प्लीज अपने एंड पे उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा जब बुक आ जाएगी। तो जब वो सॉल्व कर लेंगे तो फिर मेरे साथ डिस्कशन कर लीजिएगा, जो नहीं होता होगा वो भी मैं करवा दूंगा। बाकी जिस किसी का भी कोई क्वेश्चन था रिलेटेड टू लॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो जब मैं क्वार्टर एफएलपीस डिस्कस करूंगा तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज का, तो वो तब पूछ लेना, ठीक है? कोई ऐसे मसले और परेशानी वाली बात नहीं है। सुमैया क्वेश्चन है सर, अभी आपने कौन से क्वेश्चंस कहे हैं असाइनमेंट में, ये रिपीट कर दें। उससे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस 13, 14, वैसे तो 2 कह रहा हूं लेकिन 15 को भी देख कर आना, ठीक है? क्योंकि 15 जिन्होंने कार्ड्स देखते हैं या कार्ड्स प्ले करने का शौक है तो वो उसको बड़े इंटरेस्टिंगली कर लेंगे, लेकिन जिस किसी को कार्ड प्ले नहीं भी करना आता तो वो भी ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 इन तीनों की प्रैक्टिस करना, उनको बनाने की कोशिश करना, ठीक है? नहीं बनता होगा तो कल आके सबसे पहले यही करवाऊंगा और फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे। URF जी क्वेश्चन करें। URF जी, if you can hear me, you can ask your question. चलो जाने दे, हैंड ओवर करें अपना। आयशा मुजीबुर रहमान क्वेश्चन है। सर बुक्स तो नहीं है हमारे पास सर, कैंपस में पता भी किया था तो अभी बुक्स आई नहीं है, वो कह रहे हैं 1-2 दिन में। आयशा थोड़ा सा इंतजार कर लो, 1-2 दिन तक। अब पता नहीं ये क्या कर रहे हैं कुछ। एक्चुअली ना हर कैंपस के अंदर ना बच्चे फिजिकली बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो उनके प्रेशर को थोड़ा सा अब रिलीज होने दो 1-2 दिन तक, तो फिर ये बुक्स भी देना शुरू कर देंगे, डिस्पर्स करना शुरू कर देंगे, घर में भी भेजना शुरू कर देंगे। तो अगर आपने ऑर्डर करके मंगाई है तो आपको डिलीवरी में शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए। अगर आप कैंपस चली गई हैं तो 1-2 दिन के बाद पूछना, बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन ये लॉजिकल डिडक्शंस का जो यूनिट है ये तो सॉफ्ट फॉर्म में शेयर भी हुआ है ना LMS के ऊपर असाइनमेंट की फॉर्म में, तो फिर जब तक हम ये करके फारिग होंगे तो तब तक बुक भी आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट।
ओके, थैंक यू सर। हनान जुबैर, क्वेश्चन है। सर जो एमटी टेट का पेपर होता वो तो ऑनलाइन पेपर होता कंप्यूटर पे, तो इस तरह के सवाल जो हमें कुछ समझ में ना आए तो उसके लिए टेबल हम कैसे बनाएंगे, ना पेपर होता ना पेंसिल। देखें, उसने तो ये क्लेम किया है कि आप लोगों ने अपना वो पेपर और पेंसिल और इस तरह की चीज लेकर नहीं आनी, लेकिन क्या इससे मैं ये भी अंदाजा लगा लूं कि क्या वो ये भी कहना चाह रहा है कि मैं खुद से भी अपने पास से भी पेपर पेंसिल नहीं दूंगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हाउ कैन यू सॉल्व योर क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल्स उसके कैसे सॉल्व करोगे? न्यूमेरिकल्स क्या एक भी नहीं आएगा पीएमसी के उसके अंदर, सिलेबस के अंदर, उसके टेस्ट के अंदर? तो न्यूमेरिकल जब आएंगे तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए समहाउ तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो रबर उसके लिए या पेंसिल और कुछ रफ पेपर तो लाजमी चाहिए होगा। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वो मुझे अपने पास से कोई शीट या पेंसिल नहीं देगा, वो लाजमी देगा। और ये चीजें मजीद हम क्लियर कर लेंगे क्योंकि वी आर इन टच विद द पीएमसी। कुछ उनके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हमने ये बात उनके फोरम के ऊपर शेयर की हुई है। तो जैसे ही वो हमें कुछ कंक्रीट इंफॉर्मेशन दे देंगे हम आपके साथ वो भी शेयर कर लेंगे, और फिर अपनी अगर स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत हुई तो हम कर लेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चंस को एंजॉय करो और क्वेश्चंस की टेक्निक को समझो। जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज द टुडेज लेसन। कल जो 3 क्वेश्चंस मैंने कहे हैं उनको पढ़कर आइएगा, और बाकी आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, अगर आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी अगर आपके पास टाइम होगा तो वो देख लीजिएगा, ताकि जब मैं यहाँ पे स्पीडीली करवाऊं तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकें पहले से ही। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।